नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन मोशन, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो अपलोड करके दिखा दी है, जिसमें हमने बात की है टॉर्क की। हिंदी में बात करें तो बलाघूर्ण की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है रोटेशन मोशन जो है केवल दो टॉपिकों पे पूरी टिकी हुई है। पहला हाफ है टॉर्क। अगर आप टॉर्क निकालना जानते हैं, टॉर्क की डेफिनेशन जानते हैं, टॉर्क के बारे में चीज़ें जानते हैं, तो यकीन मानिए आप 50% रोटेशन मोशन कवर हो गई आपकी। सेकंड हाफ जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहें तो जड़त्व आघूर्ण। ये दोनों टॉपिक अगर आप जानते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में है रोटेशन मोशन का। तो क्योंकि मैं टॉर्क बता चुका हूँ, आज मैं आपको बताऊँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये है कि आपको ये पूरी वीडियो एक ही बार में देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी है, एक ही बार में देखनी है। चाहे आपको पूरा आता है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, या आपको नहीं आता तो फिर तो आप देखेंगे ही। अगर आपको आता भी है फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा। ये टॉपिक थोड़ा टफ है। अब क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने वाला हूँ, तो हो सकता है 20-25 मिनट की वीडियो हो जाए। आपको एक ही बार में देखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा एक ही बार में। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, जहाँ जहाँ मैं आपसे कहूँ वो चीज़ करते जाइए। और मैं गारंटी देता हूँ आज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए आप ठोक के आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे MI भी कहते हैं वैसे तो, है ना, लेकिन इसका असली नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में बात करें तो जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे साथ हिंदी के भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ये जड़त्व आघूर्ण। हम जब बात करते हैं एक लीनियर मोशन में जड़त्व की, यानी इनर्शिया की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं मास की। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, हमें उतनी ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी किसी बॉडी को उसकी पोजीशन को अपोज करने के लिए। जैसे एक साइकिल है हमारे पास, ठीक है, अब एक है गाड़ी 4 पहिए की। अब आप मुझे बताइए कि दोनों हैं विराम अवस्था में, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब मुझे आप बताइए कि दोनों में किस में धक्का लगाऊं और वो मूव करने लगे, किस में कम धक्के की ज़रूरत होगी, किस में ज़्यादा धक्के की ज़रूरत होगी। डेफिनेट सी बात है कि साइकिल में कम धक्के की ज़रूरत होगी, जबकि कार में ज़्यादा धक्के की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, उसका इनर्शिया कम है, उसका जड़त्व कम है, जबकि कार का मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका जड़त्व ज़्यादा है। साइकिल के लिए वो अपनी पोजीशन को कम तरीके से अपोज कर पाएगी, इसलिए कम फोर्स से ही उसका काम हो जाना है। जबकि कार ज़्यादा अपोज करेगी, ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या क्या है? मास तो देखा ही जाता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन और देखा जाता है मास का। तो मैंने आपको बताया मास तो देखेंगे ही, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन और देखेंगे, यानी द्रव्यमान तो देखेंगे ही, प्लस उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे? किस तरीके से उसे संचारित किया हुआ है, संचरित किया हुआ है, किस तरीके से उसे बिछाया हुआ है, इसको भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये डस्टर है, ठीक है, इसका एक मास है, एक वेट है, वो तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये मायने करेगा इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको कल भी बताया था टॉर्क वाली वीडियो में कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। रोटेशन मोशन के अंदर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी घूर्णन अक्ष होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? जिस एक्सिस के अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करे। बात समझ में आ रही है? आपके लिए मैं कुछ लेके आऊँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दिखाएंगे? यहाँ भी मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को घुमाइए, तो जिस चीज़ पे वो घूम रही है वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अगर पंखे की बात करें तो
पंखा की जो रॉड होती है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो उसी के अबाउट घूमता है ना। तो आप समझ गए होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। कूलर की बात करें तो कूलर इस तरीके से घूमता है ना, कूलर तो हॉरिजेंटली घूमता है, तो उसका जिस पे वो कीली सी है वो है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए? तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हमारे पास 2 डिस्क है। डिस्क यानी जिसमें मास जो है पूरी तरीके से रिंग समझते हैं, रिंग जो आप पहनते हैं जिसका मास बिल्कुल किनारों पे होता है उसे कहते हैं रिंग, और जिसका मास पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं डिस्क। जैसे थाल है ना, थाल जिसमें आप खाना खाते हैं, थाली, उसे कहेंगे डिस्क क्योंकि उसका पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है मास का। और जो रिंग आप पहनते हैं वो है, या कड़ा आप जो पहन रहे हैं उसे कहेंगे रिंग। ठीक है, तो ये डिस्क है। डिस्क यानी इसके चारों तरफ जो है मास है। ठीक है, ये मास है। ठीक है, मैं बहुत अच्छी नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप समझ जाइए। दूसरी डिस्क कैसी है? ऐसी, यानी इसके केवल यहां मास है, बीच में कोई मास नहीं है, लेकिन दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। ठीक है, और इन दोनों का जो है मास भी बराबर है ना, यानी इसका वेट करें तब भी बराबर है, इसका वेट करें तब भी बराबर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए, ठीक है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, इसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है। इसमें अंतर क्या है? इस वाली में मास जो है पूरी की पूरी डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जबकि इस वाली में जो मास है वो केवल किनारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर है, सेम है, मास भी सेम है, लेकिन अब एक नई चीज़ निकल के आएगी, और वो क्या है? वो ये है कि अगर हमें इसे घुमाना पड़ जाए और इसको घुमाना पड़ जाए तो आप क्या देखेंगे कि इस वाली को घुमाने के लिए आपको कम फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि इस वाले को घुमाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? फोर्स नहीं कहेंगे, एक्चुअली यहाँ पे टॉर्क कहेंगे, क्योंकि किसी भी फोर्स का एक रोटेशन इफेक्ट जो आ जाता है, कोई भी फोर्स जो आपको घुमाने के लिए प्रेरित कर दे उसे वहाँ पे टॉर्क कहा जाता है। फोर्स कहना गलत होता है, तो यहाँ पे टॉर्क कहेंगे। तो कोई भी टॉर्क, अगर हमने इस पे टॉर्क लगाया यानी फोर्स लगाया, तो इस पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है जानेंगे अभी थोड़ी ही देर में, लेकिन अभी आप बात को समझिए कि इस पे हम कम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात ठीक है। फिर हमने घुमा दिया। ठीक है, अब मानिए कि मैंने यहाँ पे 10 यूनिट टॉर्क लगाया और इस पे भी 10 यूनिट टॉर्क लगा दिया, दोनों को मैंने घुमा दिया, यानी अब टॉर्क भी बराबर लगा दिया, दोनों घूम रही हैं। तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ये वाली जल्दी रुक जाती है, ये वाली देर में रुकती है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अब आपको कैसे पता सर कि इसका ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I = mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mr²। ये एक जनरल फॉर्मूला है, mr²। m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r क्या है? रोटेशन एक्सिस से दूरी उसकी, किसकी? जहां पे मास रखा हुआ है। मान लीजिए केवल एक मास है m और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस r है तो mr²। ठीक है, अब देखो, जितना ज्यादा r होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी मैं इस डिस्क की जगह एक और डिस्क बना दूं, ये रिंग बना दूं, और सारा का सारा मास इसकी इस किनारों पे ले आऊं, ये यहां ले आऊं। अब देखो, अब ज्यादा होगा क्या? पहले ज्यादा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले में और ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि r बढ़ गई, r बढ़ गई तो I बढ़ गई, I बढ़ गई तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, यानी जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि मैं केवल बके जा रहा हूं? आप समझिए, जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर की तरफ होगा
उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि बस का, कार का, साइकिल का, इन सब के जो व्हील बनाए जाते हैं, व्हील यानी इनके जो पहिए बनाए जाते हैं, इन सब का देख रहे हैं आप मास कहाँ रहता है? बिल्कुल बाहर की तरफ रहता है, यानी पर्दी पे डाल दिया जाता है सारे मास को। क्यों? क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहे। क्यों रहे ज़्यादा? इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा हमें ये मिलता है, आपने देखा होगा कि साइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, आपने साइकिल चलाई और आपने पेडल मारना बंद कर दिया, फिर भी साइकिल चलती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो वहां तक जाती जा रही है। अगर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता तो ये जल्दी रुक जाती। ऐसा कब होता है? आप रेस देखना, साइकिल रेस जो होती है, साइकिल रेस देखेंगे आप तो क्या देखेंगे कि व्हील, साइकिल तो ऐसी ही बनती है, लेकिन वो व्हील में अपना एक अलग से और लगवा लेते हैं, अपने पहिए में वो एक अलग से लगवा लेते हैं, पूरे पहिए को कवर कर लेते हैं। यानी आमतौर पे तो पहिए ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन वो इनको भी भर लेते हैं, कुछ लगा लगा के इस चीज़ को भी भर लेते हैं। इससे क्या होता है? वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो साइकिल की जो स्पीड है कम ज़्यादा करने की, वो जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि भाई रेस में क्या होता है, बार बार मोड़ना पड़ता है, कभी कभी भीड़ भी सामने आ जाती है तो बार बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से रोकना है और जल्दी से ही आगे निकलना होता है ना। और वो कब पॉसिबल होगा? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कम टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो साइकिल चलाने वाले होते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पहियों का कम कर लेते हैं। कम से क्या होगा? कम ताकत में ही वो जल्दी स्पीड पकड़ लेगी, है ना। और ब्रेक लगाने की बात आएगी तो जल्दी से रुक भी जाएगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझ गए आप? मैं उम्मीद करता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो डिफरेंट बॉडीज हैं और उनकी एक्सिस हैं, उनके खिलाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, उनके संगत मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले उन्हें निकालने के लिए हम 3 थ्योरम पढ़ते हैं। एक्चुअली एक तो बेकार है, केवल 2 पढ़ते हैं। 2 थ्योरम हैं जो आजकल सिलेबस में से हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। वो ये हैं कि अगर उन दोनों थ्योरम को आप जानते हैं तो फिर किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बड़े प्यार से निकाल पाएंगे, किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो क्या है वो 2 थ्योरम, जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने हटा देता हूं। देखो, सबसे पहले है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अभी मैं रिंग से समझा देता हूं आपको। रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है पिछली वाली वीडियो में। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। अब आपको हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन बताने नहीं वाला, आपको वो याद ही करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। मुश्किल से 7-8 हैं, उन्हें याद कर लीजिए। कब, कौन सी एक्सिस पे? केवल सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे, केवल सेंटर ऑफ मास पे याद करना है। बाकी मेरी गारंटी है, बाकी एक्सिस पे कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि मान लीजिए आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लीजिए ये y डैश, तो आपको निकालना है y डैश। कैसे निकालेंगे? तो ये कहती है, थ्योरम कहती है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे कहेंगे ICM, प्लस इस रिंग का मास इनटू इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM प्लस MA स्क्वायर। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। फिर से समझिए मेरी बात को, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास से होके नहीं जा रही है,
तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस ऑब्जेक्ट का मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। समझ गए बात को? ICM प्लस MA स्क्वायर। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बात समझ गए? इसका क्या इस्तेमाल होता है वो मैं आगे बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए इसका, इसे छोड़ो, आपको आप कह रहे हैं सर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मान लो रॉड है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसे इस वाली एक्सिस को क्या कहेंगे? ICM। अब मानो आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास रॉड का और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आगे बताऊंगा, कहीं जाइएगा नहीं। आज मैंने आपको बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा करा के जाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप दबोच लेंगे। ठीक है? तो पहली थ्योरम हो गई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब अगली थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हिंदी में कहेंगे लंबवत अक्ष की प्रमेय और पैरेलल एक्सिस को कहेंगे समांतर अक्ष की प्रमेय। हिंदी में जो बच्चे हिंदी में सीख रहे हैं उनके लिए है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को हिंदी में कहते हैं समांतर अक्ष की प्रमेय, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम है उसे कहेंगे लंबवत अक्ष की प्रमेय। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी हिंदी में लिख देता हूं लंबवत अक्ष की प्रमेय। लंबवत अक्ष की प्रमेय। और पीछे वाली का लिख लेना समांतर अक्ष की प्रमेय। जो मैंने अभी पीछे बताया है उसका है समांतर अक्ष की प्रमेय। अब देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है? ये कहती है कि मान लीजिए 3D में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 3D में यहां बना तो नहीं पाऊंगा, फिर भी आप समझिए एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई। इसे मान लो एक्स, वाई, जेड, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है कि किसी भी दो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनको जोड़ दिया जाए। मान लीजिए इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IZ और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IY, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनके इंटरसेक्टर पॉइंट से होते हुए जाती हुई एक और जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यानी दो एक्सिस हैं, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाते हैं। ठीक है? अब आप यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं। वो गलती क्या है? अब मानिए उन्होंने पूछा IY बताइए, तो आप क्या करेंगे? IY इक्वल टू IX माइनस IZ। आप यही तो करेंगे। अरे Z को इधर ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या, फिर से वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ Y के लिए भी। Y क्या कहेगी कि ये बराबर होगा बची हुई दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। आई तो Y यहां आ गई, X और Z बच गई, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। मान लीजिए IZ पूछा है तो दो जो बच गई हैं IX प्लस IY, उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। यह माइनस नहीं आता है। ठीक है? मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं करना है, हम पढ़ रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो उसका जो स्टेटमेंट है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है कि जो दो एक्सिस हैं परपेंडिकुलर, उन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे ऐड कर दें तो उनके परपेंडिकुलर जो तीसरी एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाता है मामला। ठीक है? तो ये है कौन सी? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्ष की प्रमेय। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले जाते हैं। थोड़ा सा गंदा हो गया है तो मैं कपड़े से साफ कर देता हूं। देखिए सबसे पहले आएगा रिंग।
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, उसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है क्या, इसका मतलब है कि ये बीच में से होके जा रहा है, ठीक है, उसके अबाउट रिंग घूम रही है, यानी ये रिंग है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ठीक है, तो वो होता है mr², ठीक है। अब भाई ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, सेंटर ऑफ मास से अगर पूछा जा रहा है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो आने वाला है नहीं। वो इसके अलावा कोई एक्सिस के अबाउट पूछ सकते हैं, जैसे वो पूछ लें कि बताइए टेंजेंट के अबाउट बताइए, टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, तो यहां पे क्या लगेगी, ये दोनों पैरेलल हो गए तो लगेगी पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। कैसे लगेगी देखो, इसको मान लेते हैं आई एक्स, तो आई एक्स क्या होगा, हम वही लगाओ ICM प्लस MA², ICM यानी MR² प्लस M और A की जगह R², कितना हो गया 2MR², ठीक है कि नहीं। अब एक और केस देख लेते हैं, वो इस एक्सिस के अबाउट पूछें तब क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट पूछेंगे तब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे, क्योंकि हम तो ये वाले एक्सिस के अबाउट जानते हैं हम इस एक्सिस अबाउट जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगेगी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसे लगेगी देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट यानी हमें ये निकालनी है, तो हमें 3 एक्सिस चाहिए होती है उसके लिए, तो और हमारे पास कितनी है, केवल अभी 2 हैं, तो तीसरी एक्सिस मान लीजिए कि ये वाला जो डायमीटर होगा। लेकिन देखो आप इस चीज को समझने के लिए आप, मेरे पास कोई गोल चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब ये 3 एक्सिस हैं और आपको 2 दिख रही हैं, क्यों, क्योंकि ये 3D का मामला है और आपको कैसे समझाया जाए ये समझो। ये है, मान लो कि ये गोल है ना, तो एक तो ये वाली एक्सिस हो गई, ठीक है, एक तो ये वाली एक्सिस हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, तो आपको ये वाली एक्सिस नहीं दिख रही है जो 3D में है, जो अंदर होके जाएगी वो वाली एक्सिस नहीं दिख रही है। दो दिख रही है ना आपको, y तो दिख रही है और x दिख रही है, जो z है ये वाली एक्सिस आपको नहीं दिख रही है ना। तो समझ गए होंगे आप कैसे बन रहा है ये चित्र, ये ऐसे बन रहा है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस ऐसे है जो दिख नहीं रही है। तो अब कैसे लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे लगाएंगे कि हमने क्या सीखा है, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज ICM, वही तो है सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस के अबाउट। तो बस अब आपको मान रखना है, देखो IX और IY बराबर होंगे, IX इक्वल टू IY होंगे, है ना, ठीक है, IX और IY बराबर हैं क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिमेट्री है, इस वजह से। तो यहां पे मैं IX लिख दूं, IX प्लस IX इक्वल टू ICM, और ICM की वैल्यू हमने सीखी ली है 2IX इक्वल टू MR², ICM की तो MR² है ना यहाँ पे, ये देखो। अब तो IX कितना आ गया, IX आ गया MR²/2, यानी किसी भी रिंग का उसकी डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IX इक्वल टू MR²/2। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां से देख लो MR²/2। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना कि भाई ये हमने ऐसे निकाला है कि इसकी ये वाली एक्सिस तो आपको दिख नहीं रही है। अब मानो ये मान लो अब आपकी तीनों एक्सिस दिख रही हैं, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, ठीक है, तीनों एक्सिस हो गई। हमने परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या पढ़ा है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस का सम जो है वो तीसरी वाली के इक्वल हो जाता है, तो इसका सम प्लस इसका सम इसके इक्वल हो जाएगा। ये कौन सी एक्सिस है, ये है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मान हम जानते हैं MR² है, ये दोनों इक्वल हैं तो 2I हो गया MR²/2, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रट भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ लेंगे तो फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट आ जाए आप निकाल लेंगे। आप हर एक्सिस के अबाउट रट तो नहीं सकते ना, आप केवल ICM के अबाउट रटिए, बाकी चीजें ऐसे ही लगेंगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप निकाल पाएंगे। इसका और भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं।
अब वो इसके अबाउट पूछ ले, यानी डायामीटर के पैरेलल पूछ ले। डायामीटर है और उसी के पैरेलल एक और एक्सिस जा रही है, बताओ उसके अबाउट क्या होगा। तो उसमें भी वेरी सिंपल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, यानी इसे मान लो आई जेड या कुछ भी मान लो, आई ओ मान लो। तो आई ओ कैसे निकलेगा, आई ओ इक्वल टू ये वाली एक्सिस जो हमने अभी निकाला है आई एक्स प्लस इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ये कितना आ रहा था, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस डर रहे हैं आप, थोड़ा सा डरिए नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये जो 3D वाला है वो इमेज अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं रॉड का। चलो डिस्क का ले लेते हैं, एक डिस्क है, रिंग के बाद डिस्क का ले लेते हैं, फिर रॉड का लेंगे। देखो डिस्क में आपको बता चुका हूं कैसी होती है। जैसे थाल होता है ना, थाल जिसमें पूरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसे कहते हैं डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एक चीज आप समझ गए होंगे, रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का कितना आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, डिस्क का कम होता है। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था साइक्लिस्ट वाला, कि वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेते हैं, वो यही रीजन है। क्यों, क्योंकि वो डिस्क बना लेते हैं और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। ठीक है, अब देखो ये तो पहला केस हो गया जो आपको याद करना ही है। सेकंड केस हो सकता है कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायामीटर के अबाउट, इसे के अबाउट, बताओ कैसे निकलेगा। तो फिर भाई ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो हम इस पर बना नहीं पा रहे हैं वो जेड एक्सिस है, वो ऐसे है ना। तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे 2ix, अब तो समझ गए ना मैंने 2 क्यों लिखा है, ix इक्वल टू आई वाई, इसलिए मैंने 2ix लिख दिया है। चलो अरे फिर से लिख देता हूँ, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा रहा हूँ मैं, ix प्लस आई वाई इक्वल टू आई सी एम, ये दोनों बराबर हैं इसलिए 2ix लिख देता हूँ, इक्वल टू आई सी एम कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और आई एक्स कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल है कि नहीं मामला, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। यानी किसी भी डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। क्लियर है, अच्छा। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट, समझ रहे हैं। जैसे ये कोई चकती है, इसके अबाउट तो आपको पता है, इसके अबाउट ऐसे निकालना है, समझ रहे हैं। कौन सी एक्सिस बन गई है, ये एक डिस्क है, इसके अबाउट तो आपको पता ही है, यहां बताना है, यहां जो यूं करके जा रही है एक्सिस, उसके अबाउट बताइए। मैं यहां बना नहीं सकता हूं, लेकिन आप समझ गए ना, यानी पैरेलल है किसके, जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है उसके पैरेलल। यानी मान लीजिए नीचे डिस्क रखी है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास वाली है, इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला है रॉड। रॉड का क्या है, ये कोई रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर कर लो, चलो एम एल स्क्वायर अपॉन 12। इसकी लंबाई एल है, इसका द्रव्यमान m है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, इस एक्सिस के अबाउट यानी आई ओ इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये हमें निकालना है। आई सी एम कितना है एम आर स्क्वायर बाई 12, यानी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम टोटल मास, ए की जगह क्या रखेंगे, ये टोटल एल है, तो ये कितनी हो गई एल बाई 2 का स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, इनको ऐड करेंगे, एलसीएम 12 कितना आ जाएगा 3 4, अरे एलसीएम 12 आ जाएगा ना, तो 1 आएगा यहाँ 3 यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा 4 3 आ जाएगा ना, एम एल स्क्वायर बाई 3।
सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। तो ये आ गया इस एक्सिस के अबाउट। अब अगर उधर से भी पूछे तब भी वही आएगा सिमेट्री की वजह से, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो वही आएगा जो इसके अबाउट आ रहा है, ml²/3, ठीक है। समझ में आ रही है बात? है सिंपल है, वो बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, एक है लेमिना, प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना उसका क्या होगा, ये इस तरीके से है, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। यानी ये दो केस हैं, पहला है इसकी लंबाई के अबाउट, मैंने छोटा बना दिया है, और एक होगा इसकी चौड़ाई, इसके अबाउट। एक बार तो वो यूँ घूमेगा, एक बार वो यूँ घूमेगा। तो देखो इसके अबाउट क्या होगा, ये इसकी लंबाई से होके जा रहा है तो जाहिर है ml²/12 होगा। ये इसकी चौड़ाई से होके जा रहा है तो mb²/12 होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। इसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये एक प्लेन लेमिना है, यानी एक किताब मान लीजिए आप, किताब का उसकी लंबाई के एक्सिस के अबाउट कितना हो गया ml²/12, चौड़ाई वाली एक्सिस के अबाउट क्या हो गया mb²/12, और आपको ये बताना है इसकी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्ष की प्रमेय लगेगी। आप लगाइए आराम से, लंबवत अक्ष की प्रमेय में आपको बता ही चुका हूँ, Ix = Iy + Iz। इसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। आंसर को ग्रुप में भेजिए, है ना, ग्रुप जो हमने बना रखा है टेलीग्राम वाला, उसमें। अगला देखते हैं सॉलिड स्फीयर, वो लास्ट है। सिलेंडर तो शायद आपके में है नहीं, है ना, सिलेंडर नहीं है। सॉलिड स्फीयर, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसकी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है 2/5 mr²। आपका होमवर्क है इसकी इस एक्सिस के अबाउट बताइए और इसके डायामीटर से होके जाने वाली एक्सिस के अबाउट बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। एक और है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का उसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाने वाली एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr²। उसका इस एक्सिस के अबाउट बताइए और उसके डायमीटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसमें लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसमें लगेगी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है मामला, ठीक है। अब इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझा चुका हूँ। आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं आगे, जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे निकलता है। अब आप बस निकाल के मुझे ग्रुप में भेजिए, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और रह गई है और वो है, चलिए उसे मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, वो है बिना फिसले लुढ़कते पिंड की शर्तें। वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, या इसी में बता दूं, कल की वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, उसी में मैं आपको समझा दूंगा। बस एक टॉपिक रह गया है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फिसले इस पर लुढ़के तो उसकी क्या शर्तें होती हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बिना फिसल नहीं रहा है, लुढ़क रहा है, तो कौन कौन से फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या शर्तें हैं वो जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी हम उसे पिन कर देंगे। ग्रुप इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको जो भी होमवर्क देते हैं वो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, वहीं पे तो हम जांच पाएंगे कि आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।